नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं मंगला शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाई गई साइकोलॉजी के नोट्स की व्याख्या। यह साइकोलॉजी राजस्थान के जाने माने आर के वैष्णव सर के द्वारा पढ़ाई गई है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आज ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो हर बार एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में से मिलता है। अधिगम के संपर्त्य है और आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं अधिगम के संपर्त्य। बात करते हैं अधिगम के संपर्त्यों की। तो अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक का क्या नाम था? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। अब पुस्तक का नाम आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यह पुस्तक लिखी थी, परीक्षा में इंग्लिश में नाम आ सकता है। तो मैं संपर्त्यों का उल्लेख किया जो निम्न है। कौन कौन सी संपर्त्य बताए थे विलियम जेम्स ने? पहला संपर्त्य बताया था आत्म संपर्त्य, दूसरा बताया था अभिवर्ती या मनोवर्ती, तीसरा बताया था रुचि, चौथा अभिरुचि, अभिक्षमता और अभियोग्यता, पांचवा है आदत और छठा है सामाजिक कौशल। ये 6 संपर्त्य बताए थे विलियम जेम्स ने। कौन सी पुस्तक में बताए थे? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। और ये 6 संपर्त्य कौन कौन से, उनका चिंतन करेंगे हम। तो पहले कुछ लिखा हुआ है, प्रत्येक का अभिप्राय विचार से लिया जाता है। प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में बताया गया। प्रत्येक का अभिप्राय विचार से लिया जाता है। तब विचार वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य के प्रति प्रेरित करती है अथवा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः कार्य व्यवहार में सत्य वास्तविक विचारों का योगदान होता है, जिन्हें संपर्त्य कहते हैं। एक व्यक्ति के अधिगम से संबंधित संपर्त्य निम्न प्रकार के हैं। पहला है आत्म संपर्त्य। तो पढ़ते हैं आत्म संपर्त्य के बारे में। आत्म संपर्त्य से अभिप्राय व्यक्ति के खुद के बारे में सोच या धारणा से। व्यक्ति की खुद के बारे में सोच या धारणा क्या कहलाती है? आत्म संपर्त्य। कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है उसे ही उसका आत्म संपर्त्य कहते हैं। आत्म संपर्त्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक आत्म संपर्त्य और दूसरा होता है आदर्शात्मक संपर्त्य। जब एक व्यक्ति वर्तमान को लेकर सोचता है, किसको लेकर सोचता है? वर्तमान को लेकर, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, तो यह इस प्रकार का संपर्त्य कहलाता है वास्तविक संपर्त्य। जबकि आदर्शात्मक संपर्त्य क्या होता है? जब व्यक्ति भविष्य को लेकर विचार कर बनाता है या सोचता है, जैसे मैं क्या बनूंगा, कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, तो यह कहलाता है आदर्शात्मक संपर्त्य। संपर्त्य निर्माण के 2 पक्ष होते हैं। संपर्त्य निर्माण के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है शारीरिक पक्ष। जब एक व्यक्ति अपने शरीर के रंग रूप कद काठी को लेकर संपर्त्य बनाता है, शरीर के रंग रूप और कद काठी को लेकर संपर्त्य बनाता है और उसमें सोचता है कि वह कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, तो इस प्रकार का संपर्त्य कहलाता है शारीरिक पक्ष से संबंधित संपर्त्य। दूसरा होता है मानसिक पक्ष से संबंधित संपर्त्य। जब व्यक्ति अपने मानसिक संगठन, परिपक्वता, बुद्धि लब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक धारणा बनाता है, जैसे मैं अन्य लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, ज़्यादा समय तक पढ़ सकता हूँ, याद रख सकता हूँ आदि, तो ये कहलाता है मानसिक पक्ष से संबंधित संपर्त्य। एक व्यक्ति को जीवन में अधिकतम सफलताएं मानसिक पक्ष की प्रबलता से मिलती है। व्यक्ति को जितनी भी सफलताएं मिलती है वो मानसिक पक्ष की प्रबलता से मिलती है। एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति को अपने विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वयं के प्रति अच्छी धारणा बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति को अपने विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण एवं स्वयं के प्रति अच्छी धारणा बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरा संपर्त्य आता है मनोवर्ती या अभिवर्ती। दूसरा संपर्त्य कौन सा आता है? अभिवर्ती या मनोवर्ती। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति जो नजरिया, सोच, धारणा या दृष्टिकोण बनाता है, अगर खुद के प्रति दृष्टिकोण बनाता है तो वो पड़ा अपने आत्म संपर्त्य, और दूसरे व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति या क्रिया के प्रति जो नजरिया, सोच या धारणा या दृष्टिकोण बना रहा है, तो उस धारणा, दृष्टिकोण या नजरिए को मनोवर्ती या अभिवर्ती कहते हैं। मनोवर्ती के संदर्भ में थ्रस्टर ने विचार दिए थे। और क्या विचार दिए थे? तो देखिए, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा ही मनोवर्ती है। कोई भी वस्तु है, ये मनोवैज्ञानिक वस्तु है, उसके कारण आने वाले धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा क्या कहलाती है? मनोवर्ती। थ्रस्टर ने मनोवर्ती 2 प्रकार की बताई, सकारात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक या सकारात्मक या नकारात्मक 2 प्रकार की मनोवर्तियाँ बताई थी। जबकि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मनोवर्ती सकारात्मक, नकारात्मक एवं शून्य प्रकार की होती है। एक व्यक्ति के रूप में सकारात्मक मनोवर्ती ही रखनी चाहिए।
एक व्यक्ति के रूप में हमें सकारात्मक मनोवृत्ति रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक धारणा, पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अभिवर्ती जन्मजात व अर्जित होती है तथा वास्तविक दृष्टिकोण से अर्जित अधिक होती है। अगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभिवर्ती अर्जित अधिक होती है, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अभिवर्ती होती है जन्मजात अर्जित दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन करना है दोनों। तो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तब अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्जित अधिक होती है। एक शिक्षक अपने बालकों में मनोवृत्ति को पैदा कर सकता है जो मनोवृत्ति उस स्वयं में है। मनोवृत्ति पर संगति का प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति का नज़रिया किसी दूसरे के प्रति है और उस संगति अगर अच्छी संगति है तो व्यक्ति का नज़रिया चेंज भी हो सकता है। तीसरा आता है रुचि। रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से जिसे वह स्वेच्छा से किसी आकर्षण के कारण करता है। विलियम मैकडूगल ने कहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण ही रुचि है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति जो आकर्षण हो रहा है वही रुचि है। रुचि व्यक्तिगत होती है, ध्यान रखना, रुचि की विशेषता होती है, रुचि व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है और रुचि व्यक्तिगत होती है। किसी व्यक्ति की रुचि को आसानी से नहीं जाना जा सकता। अगर व्यक्ति की रुचि क्या है इसको हम आसानी से नहीं जान सकते। रुचि जन्मजात एवं अर्जित होती है, यह बात भी ध्यान रखना। कुछ लोग किताबों में ये लिखा हुआ है कि रुचि अर्जित होती है, तो रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना। अभिवर्ती जन्मजात एवं अर्जित होती है, जबकि ये रुचि भी जन्मजात एवं अर्जित होती है। दोनों जन्मजात एवं अर्जित होती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में उनकी रुचि के अनुसार प्रेरणा पैदा करे ताकि बालक अपनी रुचि के अनुसार भविष्य बना सके। नेक्स्ट है अभिरुचि, अभियोग्यता या अभिक्षमता। अभिरुचि, अभियोग्यता और अभिक्षमता एक ही होती है। इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। किसी भी व्यक्ति में पद, व्यवसाय या परिस्थिति को, किसी भी व्यक्ति के पद को, व्यवसाय को या परिस्थिति का मतलब होता है समाज में जो पद है उसको बोलते हैं परिस्थिति। परिस्थिति को उसकी अभिरुचि, अभियोग्यता या अभिक्षमता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसकी अभिरुचि है, अभियोग्यता है, अभिक्षमता है। शिक्षक है, वकील है, किसान है तो उसकी क्या होगी, अभिरुचि, अभियोग्यता या अभिक्षमता। अभिरुचि रुचि का भविष्य माना जाता है। अभिरुचि क्या है, अगर व्यक्ति की रुचि किसी शिक्षक बनने की है तो आगे जाके वह शिक्षक बनेगा तो उसका बाद में अभिरुचि हो जाएगी। रुचि का भविष्य क्या माना जाता है, अभिरुचि। अर्थात अभिरुचि भी जन्मजात एवं अर्जित होती है। इसका मतलब आपने पढ़ा, मनोवृत्ति पढ़ा, अभिरुचि पढ़ा, रुचि पढ़ा, तीनों जन्मजात एवं अर्जित होती है। अभिरुचि के प्रकार, अभिरुचि के कुछ प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप की अभिरुचि बताइए। पहली अभिरुचि है यांत्रिक अभिरुचि। यांत्रिक अभिरुचि में कौन कौन से आती है, इंजीनियर है, मिस्त्री है, चालक है, जो यंत्र से संबंधित कार्य करते हैं उनमें यांत्रिक अभिरुचि होती है। कलात्मक अभिरुचि, जो चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, संगीतकार आदि कला से संबंधित होते हैं उनमें कलात्मक अभिरुचि होती है। शैक्षणिक अभिरुचि वाले शिक्षक है, विद्यार्थी है, पत्रकार है, लेखक है, दार्शनिक है आदि शैक्षणिक अभिरुचि पाई जाती है। संवेगात्मक अभिरुचि, डॉक्टर, पुलिस, सेना, वकील, इनमें संवेगात्मक अभिरुचि पाई जाती है। सामाजिक अभिरुचि, समाजसेवी, समाज सुधारक, राजनेता, मंत्री, यह सब सामाजिक अभिरुचि पाई जाती है। पांचवा संपत्ति आता है आदत। आदत, जब किसी भी कार्य को हम पहली बार करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए कठिन होता है और यदि उस कार्य को बार बार करते हैं तो हमें उस कार्य का अभ्यास हो जाता है, अर्थात वह हमारे स्वभाव में आ जाता है और स्वभाव में आने के कारण सरल बन जाता है, इसे ही आदत कहते हैं। कोई भी कार्य हम एक बार करते हैं तो हमें कठिन लगता है, लेकिन हम उस कार्य को बार बार करते हैं तो वह हमारे स्वभाव में आ जाता है और स्वभाव में आने के कारण सरल बन जाता है और इसे क्या कहते हैं, आदत। आदत कार्यों को सरल बनाने का वाला व्यवहार है। आदत कार्य को सरल बनाने वाला व्यवहार है। गेरिट के अनुसार, गेरिट ने आदत की परिभाषा दी है, वो क्या परिभाषा दी है देखिए। गेरिट ने कहा है कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। दूसरी परिभाषा दी है लाडेल ने आदत की। दो परिभाषाएं दी है, एक दी है गेरिट ने, एक दी है लाडेल ने। लाडेल ने कहा कि आदत वह व्यवहार है जिसे व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर या स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से करता है और फिर बार बार करने पर स्वतः हो जाता है। तो सामान्यतः आदतें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अच्छी आदतें, एक होती है बुरी आदतें। आदतें हमारे चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है आदतें। तो चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में आदतें सहायक होती है या चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए जीवन में अच्छी आदतें ही अपनानी चाहिए, व्यक्ति को जीवन में अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। एक परिभाषा और दी है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अनुसार, आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होती है।
ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा है कि आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होती है। एक रायबर्न की परिभाषा दी है। रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। जैसा कि आपने अधिगम में पढ़ा होगा, अधिगम की विशेषता में आता है कि अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। तो सीखना या अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। इसके बाद वैलेंटाइन ने 7 प्रकार की आदतें बताई है। कितनी प्रकार की आदतें बताइए? 7 प्रकार की। पहली है यांत्रिक आदतें, कपड़ों के बटन बंद करना, जूते के फीते बांधना, टाई बांधे, ये यांत्रिक आदतें हैं। इनके कार्य अपने आप होते हैं, हम किसी इस कार्य को करने के लिए दिमाग नहीं लगाते हैं, अपने आप कार्य होते हैं, ये यंत्रवत हो गए हैं डेली करने से। दूसरी है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, जैसे चाय पीना, शराब पीना, धूम्रपान करना, ये शरीर की अभिलाषा होगी, इनसे संबंधित आदतें होगी। नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें हैं 3 नंबर, दांतों से नाखून काटना, मुंह में पेन लेना, पैर पर पैर रखकर बैठना, पैर हिलाना, बिना करवट बदले सोते रहना, ये सब नाड़ी तंत्र संबंधी दोष होते हैं या आदतें होती है। भाषा संबंधी आदतें, अपशब्द बोलना, अशुद्ध बोलना, तकिया कलाम आदि भाषा संबंधी आदतें हो गई। विचारों संबंधी आदतें क्या है? विचारों संबंधी आदतें में अच्छे विचार, बुरे विचार आदि। नैतिक आदतें, सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना, सम्मान करना। और भावना संबंधी आदतें क्या होगी? दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, ये सब आदतें क्या होगी? भावना संबंधी आदतें। इसके बाद में लास्ट अपना है संप्रति सामाजिक कौशल। समाज में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है वह उसके जीवन जीने के कौशल को दर्शाता है। कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति अपना जिस प्रकार जीवन यापन कर रहा है वह उसके जीवन जीने के कौशल को दर्शाता है। MP मुफात ने परिभाषा दी है और इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। MP मुफात ने क्या परिभाषा दी है? जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है। जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है। जिस सामाजिक वातावरण में व्यक्ति निवास करता है, व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस कुशलता से कार्य करता है और उन कार्यों से समाज में अपनी पहचान बनाता है जो उस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति में निम्न प्रकार के गुण या लक्षण होते हैं। इनमें समायोजन क्षमता, मिलनसारिता, उच्च आकांक्षा स्तर, नेतृत्व क्षमता, सहयोगी भाव, सामाजिक सेवा, विनम्र भाव, आदर्श व्यवहार, मेहनत एवं कार्य के प्रति सकारात्मक, संतोषी प्रवृत्ति, ये सब 10 गुण है जो एक सामाजिक कौशल से व्यक्ति में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आपको जो भी अधिगम के निहितार्थ थे वो विलियम जेम्स ने दिए थे अपनी पुस्तक में साइकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, और वो मैंने आपको किया है। और अगर आप इसमें नोट्स बनाना चाहते हैं या PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको टेलीग्राम के माध्यम से PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, इतना।